हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में देखिए ना तो हम कोई नोटिस के बारे में बताएंगे, ना ही आपको कोई पीएचडी की इन्फॉर्मेशन देंगे, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली अपनी पीएचडी जर्नी के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारी पीएचडी की जर्नी तब से लेकर अब तक कैसी रही, उसके बारे में ही हम सारी बातें आज आपको बताएंगे। तो बात करें पीएचडी की जर्नी की, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पीएचडी भी करेंगे या फिर नाम के आगे कभी डॉक्टर लगेगा या हाईएस्ट डिग्री हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, बात है उन दिनों की जब हम यूपीएससी की तैयारी में थे। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करते करते जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2018 में, तो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट थी। 19 वाला अटैम्प्ट दिया, तो पहला अटैम्प्ट था। कहते हैं ना कि ढह गए थे पहले ही अटैम्प्ट में। तो उसके बाद पूरी शिद्दत के साथ 1 साल तैयारी। जैसा आप हमें अभी देखते हो, तो उस टाइम भी बिल्कुल पूरी शिद्दत से एक टाइम टेबल बनाकर 10 से 12 घंटे पूरी पढ़ाई की। और उस टाइम कहते हैं ना कि अंतरात्मा से भी आवाज़ आती है कि आपका हो जाएगा। तो उस टाइम फिर मेंस की तैयारी जैसे ही प्री ख़त्म हुआ, 2 दिन मौज मस्ती की फैमिली के साथ। ठीक है, इसके बाद फिर मेंस की तैयारी में जुट गए। मेंस के कोर्स भी लिए, एथिक्स का बैच लिया, आंसर राइटिंग की। तो इस बीच रिजल्ट आ गया यूपीएससी वाला। तो पता नहीं कितने नंबर से रह गए, लेकिन सी सेट में डाउट था कि सी सेट में लटक भी सकते हैं, हो भी सकता है। लेकिन जीएस में पूरा सोच कर बैठे थे कि हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। सी सेट में 66.67 मार्क्स बिल्कुल जस्ट पास हुए, और जीएस में हम ढह गए। अब पता नहीं कितने नंबर से ढहे थे, उस टाइम हमें नहीं पता था। लेकिन जब कट ऑफ आती है प्रीलिम्स की 1 साल बाद, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बाद जैसे ही प्रीलिम्स की कट ऑफ आई, तो हमें पता लगा हम 2 नंबर से रह गए। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद सही होता तो जर्नी कुछ और होती। शायद मेंस लिख रहे होते और किस्मत कुछ अच्छी होती तो कुछ और होता। अभी भी ठीक है जो भी है। तो इसके बाद फिर कहते हैं कि दर्द तो होता है, फूट फूट कर रहे। तो क्योंकि कोविड का टाइम था, घर में ही रहना, घर में ही पढ़ना। तो रिजल्ट जब बेकार आया तो उस रात तो बेकार ही गई। तो हम और हमारे भाई उस टाइम एक रूम में लेटे हुए, फिर उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, आगे और मौके हैं। ठीक है, समझाया। समझाने को देखिए सब समझाते हैं, लेकिन फिर भी आप रोते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से निकल कर फिर इसके बाद मास्टर्स की फर्स्ट ईयर, मास्टर्स की भी जर्नी कुछ इस तरह रही। ग्रेजुएशन के बाद 1 साल ड्रॉप कर दिया था। तो टाइम ऐसा था कि कोविड का टाइम की बस घर ही रहो। कोविड क्या उस टाइम मतलब यूपीएससी की तैयारी में इतना घुल मिल गए थे कि कुछ अता पता ही नहीं था सोशली क्या चल रहा है। तैयारी में आप पूरी तरह कट जाते हो। अपनी फैमिली हो, आपके परिवार वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, इवन हमारे फ्लैट की ऊपर वाली आंटी को नहीं पता था कि हम 4 साल से इस घर में रहते हैं। तो इस तरह से तैयारी में आप पूरे सामाजिक रूप से कट जाते हो, समाज से पूरी तरह एक एलियनेशन वाली स्थिति हो जाती है। देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे देखिए खून के रिश्ते आपको हमेशा आगे खींचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रोल प्ले किया वो हमारी भाभी जी ने। ठीक, उन्होंने बोला कि भैया आप तैयारी के साथ साथ मास्टर्स भी कर लो। इससे क्या है, आप कॉलेज जाओगे थोड़ा टच में भी रहोगे, वरना स्थिति ऐसी हो गई थी कि दिमाग में बस पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कुछ अता पता नहीं क्या हो रहा था। तो उनके कहने पर फिर थोड़ा मेरा सोशली रहने की आदत पहले से थी कॉलेज टाइम, ग्रेजुएशन टाइम से। लेकिन जो बंदा सोशली रहे वो पूरी तरह फिर कट जाए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने वो किया। लेकिन फिर से एक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया कि एमए के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। तो जो हमारे डीयू के साथी रहे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जहाँ हमने ग्रेजुएशन की, उन्होंने बताया कि इस कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, यहाँ से अच्छी मास्टर्स हो जाती है। तो गाजियाबाद दिल्ली के जस्ट पास में ही है। तो वहाँ से हमारी मास्टर्स स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पर एक दोस्त मिले जो कि अभी भी हैं, विजय करण सिंह। इन 2 लोगों का काफ़ी रोल है जेआरएफ पार कराने में भी और पीएचडी में भी, हमारी भाभी जी का और विजय करण का। तो हम दोनों में ऐसा कंपटीशन रहा, हमेशा हेल्दी कंपटीशन रहा, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक। और विजय करण सिंह टॉपर रहे, हम सेकंड रहे, और हमें खुशी भी होती है, अभी भी खुशी होती है
क्योंकि कोई जो गाइड करता है आपको एज अ गुरु ही करता है। तो सेमेस्टर 1 हुआ, वो टॉपर बने, सेमेस्टर 2 हुआ, हम बने, तो ये क्रम चलता रहा, 3 4 जो भी है। तो सेमेस्टर 3 की बात थी, तो क्लास में डिस्कशन चल रहा था कि किस किस ने नेट का फॉर्म भरा। हमें अता पता नहीं नेट है क्या, नेट बस हमने तो वो जाल वाला नेट सुना था। तो नेट के बारे में कोई अता पता नहीं, डिस्कशन उनका चल रहा, हम उस डिस्कशन से अनजान, क्योंकि हम सीधा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वाले, हमारी तैयारी उधर थी, बाकी क्लास लेना या पढ़ना पढ़ाना वो चल रहा था क्रम। तो फिर ऐसे ही जब हम मेट्रो में आ रहे हैं तो मैंने सिंपली पूछ लिया कि ये नेट होता क्या है, क्योंकि मेट्रो में बैठे हुए कुछ तो बातें कर लें। तो फिर उन्होंने बताया कि नेट ये एग्ज़ाम होता है, पूरा चीज़ें समझा दी कि इस तरह से पेपर होता है और इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने पर पास हो जाओगे, तो सारी चीज़ें विस्तार से बता दी। तो हमने लगे हाथ फिर फॉर्म फिल कर दिया उनके साथ ही, सेमेस्टर जैसे ही, क्योंकि कोविड का फेज़ था। फॉर्म फिल किया सेमेस्टर 3 में, लेकिन हुआ क्या, कोविड के टाइम में 1 साल पूरा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। नवंबर 2021 में फॉर्म भरा था, नहीं 2020 में फॉर्म भरा था, नवंबर 2020 में, और 21 पूरा सूना रह गया था। 21 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था 5 जनवरी 2022 को हुआ था। तो वो एग्ज़ाम दिए पहले। अब उस एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ी बात करें तो हम देना नहीं चाह रहे थे, तैयारी 15-20 दिन की। देखिए यूपीएससी में ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, तो जैसे भी थे, तो अंदर से एक आवाज़ नहीं आ रही थी कि दे दे एग्ज़ाम। तो वहाँ भी प्रेशर किया, प्रेशर, कुछ प्रेशर जो होती है, कुछ फोर्स होती है, वो पॉजिटिव फोर्स होती हैं। तो नए साल पर हम गांव जा रहे थे 2022 की, लेकिन वहाँ भी फिर हमारी भाभी जी ने धमकाया कि जब तैयारी 15-20 दिन हो या कुछ हो, पेपर दे देना चाहिए। तो हमने फिर वहाँ पेपर दिया। जब पेपर करने बैठे तो स्टार्टिंग में मैथ और डीआई आ गया। अब मैथ डीआई जब साइंस बैकग्राउंड के थे तो थोड़ा सही गया। अब मैथ में दो ही बात होती है, या तो इस पार या उस पार। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो बिल्कुल फिर वो सही ही है, और गलत आ रहा है तो फिर वो गलत ही है, चाहे फॉर्मूले लगाते रहो फिर। तो मैथ, रीजनिंग और डीआई स्मूथली हो गई। लास्ट में अगर आंसर चेक किए तो 12 क्वेश्चन थे टोटल, 11 सही हुए थे। तो बाकी टीचिंग और रिसर्च थोड़ा पढ़ा हुआ था केवीएस मदान बुक से, तो वो भी ठीक ठाक हुए। तो पेपर 1 में 32 और पेपर 2 में उम्मीद से थोड़ा कम क्वेश्चन सही हुए, लेकिन जब हमने आंसर की मिलाई तो पता लग गया कि नेट तो हो जाएगा। जेआरएफ का कोई श्योर अता पता नहीं था। तो नेट क्लियर हुआ, रिजल्ट आया, नेट क्लियर हुआ। खुशी भी हुई कि अपने गांव से आसपास थोड़ा एरिया से पहले नेट हुए। फिर तो उसके बाद फिर लग गए अपने काम में, एक रजिस्टर लिया और उस पर यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखने शुरू हो गए कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। रिसर्च प्रपोजल पर काम स्टार्ट बिल्कुल जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से ही। इस जर्नी में काफ़ी लोगों से मदद मांगी, लेकिन मदद वही लोग करते, कुछ तो लोग ऊपर ऊपर से ही बस बताकर चले जाते हैं। तो यहाँ भी जर्नी एक हमारे जूनियर हैं। अब देखिए जूनियर से सीखना कोई गलत बात नहीं होती, अच्छी ही बात होती है। नाम प्रिया गोस्वामी है, तो वहाँ पर हमने वही स्टेटस लगाया कि पीएचडी कौन कर रहा है या कोई हेल्प कर सकता है, तो जेन्युइनली हेल्प की। कॉलेज टाइम में कभी बात नहीं हुई, 3 साल ज़्यादा, 1-2 बार भी नहीं हो पाई होगी, लेकिन जेन्युइनली हेल्प की रिसर्च प्रपोजल में। और हमने रिसर्च प्रपोजल तैयार किया तो जामिया का फॉर्म आया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के फॉर्म आया। तो जामिया का प्रोसेस भी पैरेलली चल रहा था। वहाँ इंटरव्यू भी दिया था। फाइनल जो 44 कैंडिडेट चुने गए थे उनमें इंटरव्यू में हम भी बैठे थे। तो अब रिजल्ट वहाँ का वेटेड रहा, यहाँ का पहले आ गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस तेज चला थोड़ा। तो यहाँ का जब रिजल्ट आया उसमें हम सेलेक्टेड हो गए। अब 2 मन थे कि जाएं आगरा ना जाएं, जाएं ना जाएं, इसी दुविधा में बैठे रहे, क्योंकि तैयार थे हम कि कोई डीयू से पढ़कर या दिल्ली जैसे शहर में पढ़कर फिर आगरा जाएगा। सवाल आएंगे आपके सामने,
50-100 सवाल आएंगे कि आपने DU से क्यों नहीं की, जामिया से क्यों नहीं की, JNU से क्यों ट्राई नहीं किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं किया, स्टेट में क्यों आए, वो भी आगरा में आए। तो इसी असमंजस में थे। तो यहाँ हमारी माताजी ने साथ दिया। माताजी ने बोला जो मिल रहा है वो ले लो। तो उनके बड़ों की, देखिए कहते हैं ना, बड़ों की बातें माननी चाहिए। तो आगरा आ गए। आगरा में हमने ओरिएंटेशन ज्वाइन किया, क्लासेस ज्वाइन की। 16 जुलाई को ओरिएंटेशन प्रोग्राम था और 18 जुलाई को कोर्स वर्क की पहली क्लास थी। तो क्लासेस ज्वाइन की। 2022 का टाइम था, गर्मी आगरा में, आपको बता दें कि यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर गर्मी होती है वो इधर ही होती है, आगरा मथुरा वाले एरिया में। तो यहाँ पर गर्मी जैसा माहौल। अब देखिए रूम ढूंढते ढूंढते पैरों में छाले भी हो गए। जो 2022 वाले कुछ बच्चे होंगे उनको पता होगा। देखिए स्ट्रगल किया जाता है, स्ट्रगल हमने रियल में किया है बचपन से लेकर आज तक, और अभी भी करेंगे। कभी जिम्मेदारियों से ना भागे हैं ना भागेंगे। तो रूम ढूंढा कमला नगर। जब हमें एरिया भी याद नहीं थे कि कौन सा एरिया क्या है। ऑटो वाला 50 मांगे तो 50 ही ले लो भाई, 20 मांग रहा है 20, 100 मांग रहा है 100। तो यहाँ पर मेरा एक दोस्त है सचिन, उसने साथ दिया। 2 दिन वो लड़का मेरे साथ ही रहा और रूम ढूंढवाया। अंदर जाकर, ये खंडारी में बहुत अंदर जाकर, कालिंदीपुरम साइड एक रूम मिला। पहले अंदर मिले, अच्छे नहीं लगे। किसी की फिर बाउंडेशन इतनी कि खाना नहीं खाना है, बनाना है, 8 बजे घर आना है, पूछ कर जाना है, आना है, इस तरह से। तो हमारे दोस्त ने जवाब दे दिया कि सांस भी पूछ कर लेना है क्या। तो हमें वो रूम फिर सही नहीं लगा, क्योंकि बाउंडेशन में कभी जिए नहीं है। फैमिली ने भी फ्री हैंड छोड़ा है, लेकिन हमने कभी उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। क्योंकि आप किसी चीज़ को जितना दबोचोगे वो फिर उतना घुट जाता है और उतने ही गलत काम करने लगता है। फैमिली ने हमेशा फ्री हैंड दिया। चाहे हमारे माता पिता पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हो, लेकिन पढ़े लिखों से ज़्यादा बड़ी सोच है उनकी। हम प्राउडली कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हुई हैं, हमारी फैमिली ने उस तरह से अपने आप को ढाल लिया है। 25 साल पहले कुछ और सोच थी और आज कुछ और सोच है। तो अपने आप को अपडेट, जैसे मोबाइल को आप अपडेट करते हो, ऐसे ही अपने आप को अपडेट करता रहना चाहिए आपको। तो फिर जाकर एक रूम मिला 3000 रुपये में, तो हमने वो ले लिया, ताला लगाकर उसमें दिल्ली आ गए। फिर तो अपना बोरी बिस्तर थोड़ा बांधा। 15 अगस्त को हमारी दीदी और जिया जी छोड़ने आ गए गाड़ी भरकर सामान की। तो हम यहाँ आ गए। अब देखिए जब आते हैं इमोशनल एंगल, तो देखिए सबका ही होता है। जैसा हमने आज की वीडियो में भी बताया कि इमोशनल एंगल रहेगा, कोई दिखाएगा कोई नहीं दिखाएगा। जब आप दूर होते हो किसी से, दुख आपको भी होता है, लेकिन सो ना करो वो अलग बात है, ठीक है। तो आने के बाद अजीब माहौल लगा थोड़ा, लेकिन घुल मिलना था। फिर सबसे शुरू में लगा कि हम यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे, जामिया जाएंगे, इसलिए थोड़ा सामान लाए थे। लेकिन फिर बीच में जामिया का रिज़ल्ट आ जाता है और जामिया के रिज़ल्ट में हम हो गए लिस्ट से बाहर। अब क्या रीज़न रहा कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। हम ब्लेम भी नहीं करते कि क्यों नहीं आया, शायद हमारी कमी ही रही हो, रिसर्च प्रपोजल में कुछ कमी रह गई हो। तो लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ नहीं हुआ, आगरा में हुआ। हमने फिर मन बना लिया अब आगरा से ही करनी है PhD। यूनिवर्सिटी ना तो कोई बुरी होती ना ही अच्छी होती। जैसा कि हमारे स्टूडेंट बोले, एक तरह से शोधार्थी ही हैं 2023-24 बैच के, उन्होंने एक लाइन बोली काफ़ी अच्छी लगी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज ईंटों और रेत का कोई महल नहीं होता, उसको बनाने वाले इंसान ही होते हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर हो, स्टूडेंट्स हो। तो ये लाइन उत्तम कुमार की हमें अच्छी लगी। इसके बाद फिर मन बनाया पूरी तरह से कि PhD अब यहाँ करेंगे। तो इसी बीच फिर देखिए काउंसलिंग टाइम में काफ़ी लोगों से बात हुई। बात होते होते फिर एक सर हैं, उनसे भी उनका मैसेज आया कि आप दिल्ली से हो। और हमारी आदत है, हम बहुत रेयरली 1% अगर रह गया, किसी का मैसेज छूट गया, कह नहीं सकते, 99% हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, चाहे कैसा भी कोई भी मैसेज हो। तो हमने जवाब दिया हाँ। तो उन्होंने हाँ जी। तो उन्होंने फिर पूछा कि रूम वगैरह का।
फिर हमने उनको बताया कि रूम ले लिया है, तो उन्होंने फिर बोला एक रूम हमारे लिए भी देख लो। तो जस्ट अपने रूम के बगल में हमने उनके लिए भी रूम देख लिया। तो वहाँ कुछ ही दिन रहे होंगे, 4-5 दिन, 5-6 दिन वो रहे, 8-10 दिन हम रहे। इसके बाद वहाँ से चेंज कर कर यूनिवर्सिटी के सामने ही हमने रूम ले लिया। तो एक तरह से वो गुरु की तरह ही हैं, तो हमने उन्हें 2020 से फॉलो किया हुआ था यूट्यूब पर, कोविड टाइम से ही, मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। जैसा कि हमने बताया कि हमें लग रहा था कि प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस के लिए उनकी भी क्लासेस हम देखते थे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे। तो फिर पता लगा कि हमें पता, अनजान थे हम कि जो हमारे साथ रह रहे हैं कि वो पढ़ाते भी हैं। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही पूछा कि पढ़ाओगे क्या? हमने बोला पढ़ा देंगे, क्योंकि 2015 से हम पढ़ा ही रहे थे ऑफलाइन। तो फिर ऑफलाइन हमने बोला ऑफलाइन पढ़ाएंगे, और हम वही पेज और पेन पर लिख रहे थे। कह रहे अरे डिजिटली हो गया है ज़माना, थोड़ा डिजिटली करो, चीज़ों को डिजिटली रूप में प्रस्तुत करो। तो फिर हमने, हमारे पास लैपटॉप था ही, तो हमने फिर, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई टू बी ऑनेस्ट, MS वर्ड से लेकर, चाहे PPT हो, चाहे यूट्यूब की कोई भी चीज़ें, चाहे सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज़ें हो, तो हम क्रेडिट इस चीज़ का अपने सर को ही देते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें सिखाई। फिर उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, यूट्यूब पर पढ़ाने लगो। अब हमारे अंदर देखिए, हम शुरू में लगता है सबको कि कैसा होगा, लेकिन हमारे अंदर जज्बा है, ये बात हम भी मानते हैं। तो हमने तुरंत हाँ बोली कि हाँ ठीक है। अब उन्होंने अपना जो भी टैबलेट था वो दिया, और पेन पकड़ाकर सिलेबस देकर UPSC का, और बाहर चले गए और हमें बोला कि शुरू कर दो। तो हमसे जो भी हुआ उस टाइम हमने बस बताते ही चले गए एक फ्लो में। जैसी भी वीडियो बनी, वो वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशन जुड़े हुए होते हैं, तो हमने वो वीडियो बनाई। हालांकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं, क्योंकि पंखा खड़र खड़र कर रहा था पीछे, तो हमने फिर भी वो वीडियो पूरी कंप्लीट की। तो इसके बाद हमने ज्योग्राफी की क्लासेस बनाई। फिर देखिए, शुरू में प्यार देते हैं सभी लोग, तो जो आपके नॉन वाले थे, 200-400 जानने वाले, तो उन्होंने सबने सब्सक्राइब किया। लेकिन देखिए, सब्सक्राइब किया बहुत अच्छी बात है, उनका सपोर्ट रहा, इसको हम नकारते नहीं हैं, हमेशा सर आंखों पर रखते हैं कि जिन लोगों ने साथ दिया। मुझे एक एक पर्सन का नाम याद है, जिन्होंने हार्ड टाइम में मेरी एक एक वीडियो शेयर की, आज भी उनके नाम याद हैं। ठीक है। और देखिए, चीज़ें हमको सब पता होती है, कौन कितना किसके लिए क्या कर रहा है। तो जिन्होंने हमारी वीडियो शेयर की, टाइम टू टाइम हम देखते रहते थे, क्योंकि वो वक्त ऐसा था, देखिए 200-400 सब्सक्राइबर तक सब साथ थे। इसके बाद फिर व्यूज़ वही 15, 20, 50, 100 यही व्यूज़ रहते थे। और एक बार तो जल्लाट में मन ये हुआ कि हमें वीडियो अब क्लास नहीं बनानी, कोई फ़ायदा तो है नहीं, अपना टाइम दो, कोई ना देखे। लेकिन फिर हाँ, 1% तो अभी छूट गए। तो PhD जर्नी में तो, साथ दिया सर ने, वीडियो बनवाई, तो ये सारी चीज़ें हुई। 23 सितंबर को फिर 1% मिले हमें, मिले तो पहले भी थे, काउंसलिंग टाइम से ही बातें हो रही थी। 23 सितंबर को फिर, अभी जस्ट 23 सितंबर हुए हैं, तो उन मिले हुए जो आगरा में, अगर हमसे कोई पूछे कि 2% ऐसे बताओ जो जिन्होंने आपकी लाइफ चेंज की है, तो हम इन 2% को लाकर खड़ा कर देंगे। ठीक है, नाम थोड़ा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं अभी, प्राइवेसी है ना, तो हम सर का नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं, दोनों पर्सन का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन हमें चेंज करने वाले ये 2 लोग हैं। ठीक है, 23 सितंबर को मिले, फिर जर्नी बढ़ती गई। फ्रस्ट्रेशन थी दिमाग में, चैनल को छोड़ो, अपनी पढ़ाई करो, लेकिन उन्होंने समझाया कि नहीं, करना है, मिलकर करना है। ठीक है, फिर जज्बे के साथ फिर आगे बढ़े। तो वही PhD में अच्छे दोस्त भी बने हैं, कोर्स वर्क में सारे दोस्त साथ हैं। ठीक है, अपना देखिए बिहेवियर आप ऐसा रखो, अपना नेचर ऐसा रखो कि आपको कोई गाली भी दे ना, तो रात को फिर उसे गिल्ट फील हो कि यार इस पर्सन को हमने गाली कैसे दे दी। ठीक है, अपना नेचर आप ऐसा बना लो, और बाकी हेल्प करते रहो सबकी। एक सुकून भरी नींद आती है कि हम हेल्प कर रहे हैं, तो किसका भला हो जाए, किसकी दुआ कब काम आ जाए।
ठीक है, तो सबकी दुआएं बटोरते रहो, सबका प्यार बटोरते रहो। फिर पीएचडी जर्नी चली, 6 महीने कोर्स वर्क हुआ। कोर्स वर्क में तो एक खेल भी हो गया था। खेल इन द सेंस कि डे 1 था, आगरा में गर्मी ज़्यादा थी, हमें आता पता नहीं, दिल्ली वाले हम तो टी शर्ट पहन कर चले गए। अब 1 किलोमीटर भाई आप जुलाई के महीने में, जिसमें उमस ज़्यादा होती है, उस महीने में जब टी शर्ट पहन कर गए तो वो पूरी तरह चिपक गई, और वाइट कलर की टी शर्ट, तो आप समझ ही सकते हो वाइट कपड़ा जब चिपक जाए तो क्या नज़ारा होता है। तो सर ने वहीं टोक दिया कि शर्ट पहननी भूल गए क्या। तो जब आप भी कोर्स वर्क में जाओ थोड़ा फॉर्मल पहन कर जाना। तो कुछ डांट अच्छी भी लगती हैं, वो डांट ऐसी थी तो हम उसको अदरवाइज नहीं लिए, वहाँ से हमने चीज़ें सीखी। फिर कोई भी फॉर्मल इवेंट हो, हमने हमेशा फॉर्मल कपड़े ही पहने। हमें तो ये लगा कोर्स वर्क है, गर्मी भी ज़्यादा है तो टी शर्ट पहन ले, लेकिन फॉर्मल जगह फॉर्मल ही कपड़े पहनने चाहिए, ये हमने वहाँ से सीखा। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आगरा में, हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, जो चीज़ें हमें दिल्ली भी सीखने को नहीं मिली। 10-11 साल के करियर में दिल्ली में वो चीज़ें नहीं सीख पाए जो हमने आगरा में 2-2.5 सालों में ही सीख लिया। तो कोर्स वर्क हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में ठीक ठाक मार्क्स आए, बढ़िया। और इसके बाद तो अब हमने आपको बता ही रखा है क्या क्या हुआ। फिर हमारी वही प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर कॉलेज में भी पढ़ा देते हैं मास्टर्स वाले स्टूडेंट को, और एमए वाले एमए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। और यूट्यूब पर आप भली भांति जानते ही हो। और मैनेज करना चाहिए आपको कि फैमिली को लेकर कैसे चलना है साथ में। सारे फैमिली मेम्बर से ये नहीं कह रहे डेली डेली बात करो, लेकिन 3-4 दिन में बात कर लो। और माता पिता से तो डेली बात करनी चाहिए, आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तो हमारा एक सिद्धांत है कि एक दिन अगर छूट जाता है अपनी मम्मी से बात किए हुए तो अजीब बेचैनी सी होने लगती है फिर। तो माता पिता से, भाई बहनों से, अपनी भाभी, जीजा जी जो भी हैं, हमारे जीजा जी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। टाइम टू टाइम उन्होंने हमेशा चीज़ों को बताया है एज अ पेरेंट्स। देखिए जो बड़े आपके जीजा जी या बड़े भाई होते हैं वो पेरेंट्स की तरह ही समझाते हैं, तो उन्होंने भी एज अ पेरेंट्स की तरह, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हमें टाइम टू टाइम गाइड किया, चीज़ें सिखाई। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बाकी तो हमारे भैया बहनों का, माता पिता लाने वाले यहाँ तक जो हम आए हैं, माता पिता हैं, भाई बहनें हैं। बड़े भाई का रोल तो हमेशा पिता की तरह ही रहता है, जो पाल पोस कर आपको बड़ा करते हैं, चीज़ें सिखाते हैं। भैया ने तो एज अ जैसे बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इस तरह से ही हमें बड़ा किया। तो पीएचडी की बाकी जर्नी चल रही है। और बाकी आप लोग मिले हैं 2022 21-22 वाला बैच तो अच्छा था ही, लेकिन ये वाला बैच और ज़्यादा अच्छा है। तो इस वाले बैच से देखिए 2021-22 वाले बैच में भी कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें हमारा लिंक ना हो। अगर हम कहीं मिलते भी हैं, कोई पीछे से आके पूछ लेगा कि आपको हमने कहीं देखा है, आपको जानते हैं। तो एक भाई एग्रीकल्चर के मिल गए थे, हम अनजान थे बिल्कुल, लेकिन फिर उन्होंने बोला हम आपको जानते हैं, देखा है। तो अच्छा लगता है जब आप कहीं जाओ आपको लोग पहचान ले। तो 2021-22 बैच में भी काफ़ी लोग जानते हैं। और ये 23-24 वाला बैच ऐसा है कि इसमें कम से कम 50% से ज़्यादा स्टूडेंट, देखिए 962 का सिलेक्शन हुआ है, 200 लोग तो हमारे फ़ोन में ही टच में है, व्हाट्सएप पर, जिनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी यूट्यूब पर तो हैं ही हैं। तो 400-500 लोग ऐसे हैं इसी यूनिवर्सिटी के जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे टच में है। अब जो बचे कुछ हैं वो वीडियो देख लेते होंगे, हाँ टच नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जानते वो भी होंगे। तो हमारा एक ही सिद्धांत है, सबकी हेल्प करते चलो, आगे बढ़ते चलो, किसी का दिल ना दुखाओ। फैमिली को टाइम दो, पार्टनर को टाइम दो, पढ़ाई को टाइम दो, स्टूडेंट्स को टाइम दो, यूट्यूब को टाइम दो। अपने आप को इस तरह डाल लो कि आप कोई इधर उधर की एक्टिविटी में इंडल्ज ही ना हो, ठीक है, इन्वॉल्व ना हो पाए। आप पूरी तरह से अपने आप को इस तरह से बना लो। और हमने अपने आप को इस तरह अब बना लिया है कि बस पढ़ना, पढ़ाना, फैमिली, ठीक है, यही चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं। और बाकी तो आप सब लोगों का सपोर्ट है ही। तो ये हमारी एक छोटी सी जर्नी थी। कभी पूरी कहानी आपको बचपन से अब तक कभी आगे बताएंगे। ये हमने एक छोटी सी जर्नी बताई थी, ये लास्ट 2-3 सालों की। तो बाकी तो हमारी
कहानी कुछ दर्द भरी रही है, तो वो कहानी कुछ ऐसी है कि आप रो दोगे, तो वो आज की वीडियो में हम नहीं बताएंगे, कभी फिर इन फ्यूचर बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। बाकी आपके कोई इमोशंस हो या आपकी कोई जर्नी हो तो आप शेयर कर सकते हो। हमने ओपन एक्सेस दे रखा है चैनल का, सभी स्टूडेंट्स की हम वीडियो अपलोड करते हैं, अभी भी 21-22 वीडियो अपलोड किए हैं। आप जरूरी नहीं है, देखिए हमारी तारीफ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे हो तभी हम अच्छे हैं, आप अच्छे हो तभी हम अच्छे हैं। तो परस्पर जब सही रहते हैं तो रिश्ते ठीक ठाक रहते हैं। एज अ स्टूडेंट हमारे लिए तो सब भाई बहन जैसे हैं, बड़े भाई बहन जैसे, छोटे भाई बहन जैसे। तो आपकी भी कोई जर्नी हो आप बता सकते हो, हम शेयर करेंगे अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही, ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।